अस्सलामु अलैकुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई और बहनों, आज का 19th कमांडमेंट्स ऑफ लीडरशिप इन इस्लाम का एपिसोड है। आज का कमांडमेंट काउंसलिंग के ताल्लुक़ से है। मैं जानता हूँ कि ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वैसे तो स्टूडेंट्स की काउंसलिंग या चिल्ड्रन काउंसलिंग या खैदियों की काउंसलिंग या पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मोटिवेशनल स्पीचेस वगैरह के ज़रिए काउंसलिंग के तो कॉन्सेप्ट सबको मालूम है, लेकिन शादियों की भी काउंसलिंग और पर्टिकुलरली प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज यानी शादी से पहले की काउंसलिंग, शादी के बाद की काउंसलिंग, ये रिवाज हमारे पास नहीं होने की वजह से जो बेशुमार झगड़े जो पुलिस में हैं, अदालतों में हैं, वकीलों के चक्कर काट रहे हैं और फिर ख़ानदानों के अंदर टेंशन्स हैं, आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। लेकिन इसका इलाज क्या है? इसके लिए ये आज का 19th कमांडमेंट है और अगला जो कमांडमेंट होगा वो भी इंशाल्लाह इसी टॉपिक पर होगा, क्योंकि काउंसलिंग के जैसा मैंने अर्ज़ किया कि दो खाने हैं, दो हिस्से हैं, प्री मैरिज यानी कि शादी से पहले की और शादी के बाद की। तो आज हम शादी से पहले की काउंसलिंग कितनी अहम है इसके बारे में हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। और कमांडमेंट ये है कि इसके लिए गवर्नमेंट काम नहीं कर सकती, इसके लिए बाहर से कोई फोर्स आके काम नहीं करेगी। इसके लिए आप में से हर शख्स जिसको अल्लाह ताला ने कुछ बोलने की सलाहियत दी है, जिसके पास इल्म दीन भी है, अमल भी करता हो, चाहे वो आलिम हो या MBA हो या कोई भी और, पर्टिकुलरली 60+ लोग इस काम को बहुत खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। और ये नहीं करने की वजह से हमारे घरों के झगड़े जब एक मरतबा उसूलन होना ये चाहिए कि मियाँ बीवी के दरमियान जो भी मामला हो वो कमरे के अंदर तय होगा, बाहर नहीं आएगा। लेकिन एक मरतबा जब लड़के ने आके अपनी अम्मी जान से बयान कर दिया या लड़की ने फ़ोन करके अपनी अम्मी जान से बयान कर दिया, तो यूँ समझ लीजिए कि कमरे के अंदर की चीज़ें पूरी सड़क पे आ गई। अब आप उसको रोक नहीं सकते। ये वकीलों के पास भी जा सकती हैं, पुलिस में भी, पहलवानों के पास, लीडर के पास, आमिलों के पास, ये कहीं भी जा सकती हैं। तो इसलिए ये काम आपके ख़ानदान में, अगर आपके मोहल्ले में कहीं कोई ऐसा मियाँ बीवी के दरमियान में मसला हो, तो आपके होते हुए वो मसला अगर पुलिस वगैरह में जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो ये कमांडमेंट ये है कि जो लीडरशिप हमको डेवलप करनी है उसके अंदर काउंसलिंग की सलाहियतें पैदा करना है। और ये बहुत आसान है, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत जो तरबियत की ज़रूरत होगी, कोचिंग की ज़रूरत होगी, वो इंशाल्लाह ताला हम पूरी तरह प्रोवाइड करेंगे। और फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये अमर बिल मारूफ का एक ऐसा हिस्सा है जो लोगों के घरों के सुकून को वापस लाता है। जो लोगों की, इससे आपको मालूम है कि शादियों की वजह से लोगों के घरों की इकोनॉमी बाकी है, अखलाकियात बाकी है, बहुत कुछ है। मैं तो इस टॉपिक पे बेशुमार हमारी वीडियोस हैं, हमारी वेबसाइट पे सुन चुके हैं। अद्दीनु नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। और काउंसलिंग, चूँकि काउंसलिंग का पेशा एक प्रोफेशनल तरीके से होता है इसमें काम, तो ये प्रोफेशनल नसीहा अगर आप करेंगे तो ये ज़्यादा देर पा होगी। दोस्तों, सही काउंसलिंग नहीं होने की वजह से सबसे पहले स्टेप पे मैं बात कर रहा हूँ प्री मैरिज काउंसलिंग की। और ये वीडियो आप कोशिश करें कि जितने लड़के लड़कियां आप शादियां करने वाले हैं उनको ये ज़रूर सुनाएं। जितने घरों में शादियां होने वाली हैं उन लोगों को ये ज़रूर फॉरवर्ड करें कि जो सबसे पहली गलती होती है वो सिलेक्शन के मामले में होती है। सिलेक्शन के लिए शरीयत ने जो दे दिए हैं क्राइटेरिया, उससे ज़रा सा भी जब हटकर कोई आदमी काम करता है, क्योंकि लोग जो शादी करते हैं या तो मोहब्बत के नशे में करते हैं या फिर सेक्स अर्ज की खातिर करते हैं, या फिर लड़की की वजह से लड़की के माँ बाप पे एक दबाव होता है कि जल्दी कर दो इसकी, जल्दी कर दो। वो एक ट्रेंड बना हुआ है, उसके सारे कजिन्स की हो गई, उसके सारे क्लासमेट्स की हो गई, उसके महल्ले के लड़कियों की हो गई, इसकी क्यों शादी नहीं हो रही? ये जो जल्दी होती है इसकी वजह से करते हैं लोग, ये मकसद कोई भी हो। देखिए, अब ऐसा नहीं हो सकता। लड़की आज की एजुकेटेड है, आज की लड़की वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मर्द से ज़्यादा कमाने की सलाहियत रखती है, उसके फिर आइडियल्स भी हैं। पहले का ज़माना चला गया। आप ये तसव्वुर मत कीजिए कि जब भी जाए, जो भी लड़की को पसंद करे, जाके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसको करके ला लेंगे, जो चाहे जहेज़ ले लेंगे, जैसे चाहे टर्म्स मनवा लेंगे और वो आने के बाद आपके घर में नौकरानी की तरह काम करेगी। अब ये नहीं होगा दोस्तों। अब काउंसलिंग बहुत अहम है, दोनों की बिठा के करना पड़ता। पहले का ज़माना, हमारी नानियों, हमारी दादियाँ, उनका कोई आइडियल नहीं हुआ करता था। उनका कोई एजुकेशन हो, जॉब करती हो, ये ऐसा ज़रूरी नहीं था। उनका आइडियल था तो सिर्फ यही था कि बड़ों ने जो फैसला कर दिया उसको
उसके आगे उन्होंने सर झुका दिया, उसी को सरताज बना लिया, उसी को तकदीर बना लिया, सीधी सादी शादी हो गई, चाय पानी के ऊपर बिस्किट के ऊपर रुखसती होगी, और फिर ये वलीमा, एक बिरयानी की प्लेट और उसके अंदर छोटी सी मीठे की प्लेट। अगर किसी को साइकिल मिल गई या स्कूटर, बहुत बड़ा जहेज़ था, वो भी खुशी से, वाकई खुशी से उस वक्त दिया जाता था और लिया जाता था, शादी हो गई। लेकिन आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और आज की सूरत हाल को वाज़े करने के लिए मुझे उमर शरीफ के एक ड्रामे का हिस्सा याद आ रहा है कि एक ड्रामे में एक लड़की का बाप अपनी बेटी का जहेज़ देने के काबिल नहीं होता, वो चाहता है कि लड़की को मार डाले किसी तरह से। तो उमर शरीफ को रहम आता है, वो कहता है कि चलो मैं तुम्हारी बेटी का जहेज़ देता हूँ। वो जाके फिर वापस आता है, साथी पूछता है क्या दिया, तो उसने कहा 3 लारी दिया। अब भाई कहा, उसने वो पूछता है कि भाई यार 3 लारी क्या दिया उसने तूने, तो वो कहता है कि 2 लारी जहेज़ के दिया, 1 खाली दिया। तो साथी पूछता है भाई खाली लारी क्यों दिया, तो वो कहता है कि अब यार आजकल तलाक होने कितनी देर लग रही है, कुछ तो सामान वापस लेकर आएगी। तो आजकल सूरत हाल ये है कि तलाक का जो रेशो है, जिसको क्रूड डिवोर्स रेट CDR कहते हैं, तलाक पर ईयर पर 1000 जो है, आपको हैरत होगी जानकर कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर द लोवेस्ट CDR कंट्रीज़। यहाँ पर सिर्फ 1.3 यानी 1000 शादियों में सिर्फ 13 तलाक होती हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका वगैरह के अंदर 50% तलाक हो जाती हैं, और बेल्जियम और स्पेन जैसे ममालिक में तो 70% तक भी तलाक हैं। सऊदी अरब, कुवैत वगैरह के अंदर, सऊदी अरब में 45% है, कुवैत UAE वगैरह का रेट 30 to 40% है। और आपको हैरत होगी ये सुनकर कि सऊदी अरब में सिर्फ कोरोना के लॉकडाउन पीरियड में 30% तलाक इंक्रीज़ हो गए हैं। खैर छोड़िए, एक तरफ 50 to 70% तलाक यूरोप और अमेरिका में, और हमारे पास सिर्फ 1.3%, ये बड़ी हैरतनाक बात है। लेकिन दूसरी तरफ स्ट्रेन रिलेशंस यानी शादियों के बाद के जो झगड़े हैं, वो अमेरिका और यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट नील हैं, और हमारे पास 50 to 70% होते हैं। ये क्या वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि नंबर 1, वो लोग अमेरिका यूरोप वगैरह के लोग ईमानदार होते हैं। जब तक मोहब्बत बाकी है वो अपनी जान निछावर करते हैं एक दूसरे पे। जिस दिन मोहब्बत फील नहीं करते वो साफ अपने पार्टनर से बोल देते हैं कि सॉरी आई डोंट फाइंड एनी लव फॉर यू, वी विल लिव सेपरेटली बट वी विल लिव लाइक ए गुड फ्रेंड्स। और दूसरा भी कहता है कि इट्स ओके, इट्स योर डिसीजन। बहुत ईमानदारी के साथ वो अलग हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास बरसा बरस पूरी उम्र दिलों में जहर पालते हैं, ताने मारते एक दूसरे को, तुमने फलां वक्त में ये किया था, तुमने मेरे फलां माँ के साथ ये किया था, तुमने मेरे फलां वक्त में बाप के साथ ये किया था, और इसी ताने तिशने और झगड़े गाली गलौज सुनते सुनते बच्चे बड़े हो जाते हैं। दूसरा जो डिफरेंस होता है कि तलाक 2 टाइप का होता है। एक को कहते हैं नो फॉल्ट, एक को कहते हैं एट फॉल्ट। नो फॉल्ट में ये है कि यू डोंट ब्लेम अस, यू डोंट ब्लेम मी, आई वोंट ब्लेम यू। किसी का कोई कसूर नहीं, जो होना था हो गया, अब हम सेपरेट हो जाएंगे, बहुत ही खुश असलूबी के साथ, बगैर कोई झगड़ा मोल लिए। एट फॉल्ट में ये है कि ये तुम्हारा कसूर है, वो कहता है नहीं तुम्हारा कसूर है। अब वो दोनों एक दूसरे का कसूर साबित करते करते कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसके अंदर कोर्ट में मामला जाता है, फिर बहुत लंबा होता है। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा एट फॉल्ट है कि तुम्हारा कसूर, तुम्हारा कसूर। तीसरा जो डिफरेंस है, उनकी सोसाइटी में कभी चचा मामू ताया इन्वॉल्व होते ही नहीं, उनको खबर भी नहीं होती। लेकिन हमारे पास एक शादी के बाद अगर मसला शुरू हो तो कई ख़ानदानों के अंदर ये टॉपिक चलने लगता है, जिसकी वजह से कई इमोशनल अटैचमेंट्स होते हैं, कई डिस्टर्बेंसेस होते हैं। साले साहब जाके बहन भाई को मार रहे हैं, बहन भाई साहब जाके सालों पे अटैक कर रहे हैं, अखबारात में आप ये पढ़ते रहते हैं। और चौथी चीज़ जो है दोस्तों, जो हमारे पास स्ट्रेन रिलेशंस, जिसकी वजह से कई ख़ानदानों की नींदें बर्बाद होती हैं, रातों की सुकून चैन ख़त्म हो जाता है, वो है जहेज़। आप कहेंगे फिर उसी टॉपिक पे आ गया। हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी सोशल लाइफ पूरी की पूरी जहेज़ की बुनियाद पे, जहेज़ के महवर पे खड़ी हुई है। जब तक के उलमा ये नहीं समझेंगे बात को, जब तक के दानिश्वर और लोग नहीं समझेंगे, ये सोसाइटी चेंज नहीं हो सकती। एक बाप ने और एक भाई ने जब अपनी पूरी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट किया है अपनी लड़की की, अपनी बहन की शादी के ऊपर, तो उस इन्वेस्टमेंट की हिफाजत वो बिल्कुल ऐसा ही करेगा जैसे कोई अपनी दुकान की करता है, जैसे कोई अपने घर की करता है। तो उसके लिए तो फिर वो सऊदियों के अंदर 45% हैं, तो लेकिन उसकी रीमैरिज होना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से हो जाती है। लेकिन इस सोसाइटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो लड़की की शादी को बाकी रखने के लिए हत्तल इम्कान चाहे जिस हद तक जाना पड़े वो जाते हैं। दोस्तों, इस बात को रियलाइज़ कीजिए, ख़ासतौर पर वो लोग जो शादियाँ अभी करने वाले हैं, इसको गौर से सुनिए। शादी ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन डिपार्टमेंट है। ये शादी
लड़की के लिए अच्छा लड़का, लड़के के लिए अच्छी लड़की एक बहुत बड़ी नेमत है। वरना आप दौलतमंद बन जाइए, कितना भी पैसा कमा लीजिए, बड़ी पोजीशन कमा लीजिए, अगर घर की ज़िंदगी आपकी सुकून की नहीं है तो ये जितनी दौलत है, तरक्की है, शोहरत है आपकी, ये पूरी की पूरी आपको बेकार नज़र आती है। किसी शायर ने कहा था कि बरक़े ज़माना दूर थी लेकिन आतिश खाना दूर न थी। बिजली बहुत दूर थी लेकिन घर की आग तो बिल्कुल पास ही थी। हम तो ज़हीर अपने ही घर की आग में जलकर खाक हुए। ऐसे हज़ारों हज़ारों एसेट्स हैं, जेम्स नौजवान हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ऐसे अच्छे अच्छे। चूँकि अब हमारा प्रोफेशन ही काउंसलिंग का है, इसमें ऐसे ऐसे अच्छे हीरों से मुलाकात होती है जिनके पास काबिलियत है, एक्सप्रेशन है, उम्मत के लिए करने का बहुत जज्बा है। लेकिन कहीं ये हुआ कि एक इंतहाई गैर तरबियत याफ्ता बेटी को उस काबिल लड़के के सर मार दिया गया। कहीं एक इंतहाई जाहिल गंवार किस्म का लड़का, चूँकि लड़की के वालिदैन जितना अमाउंट अफोर्ड कर सकते हैं उसी अमाउंट में जो मिला लेना पड़ता है मजबूरी, वरना लड़की के अपने आइडियल के हिसाब से या उसकी अपनी ख्वाहिश और उसकी अपनी चाहत के मुताबिक कोई लड़का मिले, ये हमने औरत से राइट छीन लिया है कि उसकी अपनी आइडियल या उसकी अपनी चाहत की कोई रेस्पेक्ट दें। तो लड़की का बाप जिसको अफोर्ड कर सकता है वो आ जाता है। उसके नतीजे में बेशुमार ऐसी लड़कियां 5-6 बच्चे पैदा करने के बाद माँ बन के किचन में अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर चुकी हैं। ऐसे लड़के बेहतरीन जहन होने के बावजूद भी एक जाहिल बीवी से लड़ते लड़ते ज़िंदगी गुजर गई। ज़िंदगी, शादी एक बहुत बड़ी नेमत है और ये नेमत बनी बनाई तो बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन इसको नेमत बनाया जा सकता है। जैसे मशीनों का ओवरऑल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे हाईवे पे जाते हैं तो जगह जगह रोड साइंस होते हैं, देखिए शार्प टर्निंग कहाँ आ रही है, स्पीड ब्रेकर कहाँ आ रहा है। अगर समझदार ड्राइवर उनको फॉलो करे तो कोई हादसा नहीं होता, अगर उन साइंस को फॉलो नहीं करे तो कहीं ना कोई एक्सीडेंट होकर रहता है। बिल्कुल शादी इंतखाब के मरहले से लेकर शादी के बाद पूरी ज़िंदगी तक एक हाईवे है। अगर इसकी आप सही वक्त पर काउंसलिंग करते रहें, काउंसलिंग ये हाईवेज़, ये रोड साइंस को पहचानने का तरीका है, ओवरऑलिंग करने का तरीका है। लेकिन अब हमारी सोसाइटी में रिवाज नहीं है तो छोड़िए। जैसे ज़ुकाम बुखार के लिए फौरी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहीं से ही चेकअप भी कराते रहते हैं आप, चाहे बुखार आए या नहीं हो। उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी में शादी से पहले, शादी के बाद काउंसलिंग का मुस्तकिल एक रिवाज होना चाहिए। जब ज़मीन ख़रीदते हैं तो किसी से कंसल्ट करते हैं, कारोबार में पैसा लगाते हैं तो किसी से कंसल्ट करते हैं। पूरी ज़िंदगी जब किसी को अर्पण कर रहे हैं, अल्लाह ताला ज़िंदगी एक ही बार दिया है ज़िंदगी में। चलो अगर ऐसा होता है कि अल्लाह मियाँ ने 2 बार दिया, किसी को 4 बार ज़िंदगी दिया, एक मरतबा गलती हो गई, चलो दूसरी बार करेक्शन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार मिलेगी ज़िंदगी। ये बहुत बड़ा कीमती सरमाया है और जवानी का सरमाया तो सबसे कीमती सरमाया है, ये लौट कर आने वाला नहीं है। क्या है, इसको ऐसे ही आप बांट देंगे किसी को, ऐसे ही अर्पण कर देंगे किसी को बगैर जाने बूझे? नहीं। ज़िंदगी चाहे कितनी ही मैरिड लाइफ कितनी ही मुश्किल से गुजर रही हो, अगर आप में विलिंगनेस टू चेंज है तो सब कुछ चेंज हो सकता है। देखिए, हमने सोशल रिफॉर्म सोसाइटी के तहत वलीमे के लिए हॉल जब फ्री किया, जो लोग सुन्नत के मुताबिक शादी कर रहे हैं, उसमें एक कंडीशन ये लगा दी कि जो भी काउंसलिंग के लिए तैयार होंगे, पहली काउंसलिंग लड़का लड़की के दोनों ख़ानदानों के साथ, दूसरा लड़का लड़की की डायरेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग बेइंतहा थैंकफुल हैं, किसी ससुराल से हमको कोई शिकायत नहीं मिलती। अब मैं मुख्तसरन ये बात बयान कर दूं कि चूंकि आज का कमांडमेंट ये है कि आपको काउंसलर बनना है, कोशिश करनी है, आप बन सकते हैं, तो आपका रोल क्या है? सबसे पहला रोल ये है आपका कि जो दोनों पार्टियों को लेकर बैठें, लड़का लड़की दोनों के ख़ानदानों को, उनके सामने आईना रख दें एक दूसरे का, क्योंकि मुरव्वत ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, या फिर हेजिटेशन, एक दूसरे को वो जो बातें करना चाहिए जो करने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोगों को, हमारे कितने भूखड़ लोग आएंगे, हमारे कितने लोगों को तुम खाना खिलाएंगे, बच्ची को जहेज़ क्या देंगे, सोना कितना देंगे, पैसा देंगे, ये वो चीज़ें जो जायज़ नहीं है उसके बारे में बातचीत करते हैं, उसको वो काउंसलिंग करते हैं। लेकिन जो करना चाहिए उसको मुरव्वत में इसलिए नहीं करते, कह रहे नहीं भाई ये तो अच्छे लोग हैं और फलां जमात के लोग हैं, बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे इतने पैसे वाले हैं, बाहर के लोग हैं, NRI पार्टी है, बोलने की क्या ज़रूरत है? अरे सगी बहन का बच्चा है ना, अरे भाई की बेटी है ना, बोलने की क्या ज़रूरत है? लेकिन जब ये है बोल नहीं पाते मुरव्वत में, बाद में कई चीज़ें जो उनके एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ होती हैं, तो फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी झगड़ों, नागवारियों, रिश्तेदारियों के ख़ता करने, रिश्तेदारियाँ काटने के अंदर, इसके अंदर गुजर जाती है। आपका पहला एज ए काउंसलर जिम्मेदारी ये है कि दोनों के सामने विदाउट एनी हेजिटेशन एक दूसरे को अपने हालात, अपने एक्सपेक्टेशंस पूरे बयान करें। दोनों पार्टियों को विलिंगनेस टू चेंज, विलिंगनेस टू express themselves, willingness to adapt, willingness to be flexible for each other,
ये बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे किसी एक काउंसलर ने किताब लिखी, मैन फ्रॉम मार्स वीमेन फ्रॉम वीनस, तो ये है कि औरत और मर्द दोनों अलग अलग सैयारों के, अलग अलग सैटेलाइट्स के लोग हैं, दोनों को ज़मीन पे लाके बसाना है, तो दोनों को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। और काउंसलर की जिम्मेदारी है कि लड़के वालों को बताए उनको कहाँ फ्लेक्सिबल होना है, लड़की वालों को बताए कहाँ फ्लेक्सिबल होना है। मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो कि ब्राह्मण दिमाग सदियों से चला आ रहा है कि लड़के वाले समझते हैं हम जैसा चाहे डिक्टेट करेंगे, इसकी वजह से सारे फसादात हो रहे हैं। अब लड़के वालों को, लड़के की माँ को, लड़के के बाप को ये समझना पड़ेगा कि इस दौर की लड़की को जैसा चाहे ट्रीट नहीं किया जा सकता। देखिए, काउंसलिंग में अगर दोनों तरफ के लोग खुल के नहीं बोले, आज खामोश रहे, आज मुरव्वत और हेजिटेशन की वजह से चुप रहे, तो होगा ये कि शादी के बाद फिर ये सारे दोनों चीखते रहेंगे, एक दूसरे की खत्ते कलामी करते रहेंगे और सारा का सारा महल्ला सुनता रहेगा। फिर काउंसलर की जिम्मेदारी ये है कि वो जो हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तंकेहुल मेरा आल अरबा, 4 चीज़ों की वजह से लोग निकाह करते हैं, लिमालिहा, उसके माल के लिए, ले हसबिहा, उसके ख़ानदान के लिए, या फिर ले जमालिहा, उसकी खूबसूरती के लिए। लेकिन हुक्म दिया गया है कि फ़अस्फिर बिज़ात दीन, तुम कामयाब हो जाओगे अगर तुम किरदार यानी उसके दीनदारी, उसके अखलाक, उसकी शरीयत की पाबंदी, उसकी अल्लाह से मोहब्बत, उसकी तक़वा से मोहब्बत, लड़के और लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, ये लोगे तो कामयाब होगे, वरना तुम खानदान दौलत वगैरह को देख के अगर करोगे शादी तो नाकाम होगे। काउंसलर की जिम्मेदारी ये है ट्रेस आउट करे किरदार कितना है, या माल और दौलत या खूबसूरती की तलाश कितनी है, किस बुनियाद पे शादी हो रही है। इसके लिए एक फॉर्मेट की ज़रूरत है। आप किसी का किरदार डिटरमिन नहीं कर सकते, हाँ कुछ सवालात के ज़रिए अंदाज़ा कर सकते हैं, वो सवालात हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन काउंसलिंग में जैसा मैंने अर्ज़ किया कि एक काउंसलिंग डायरेक्ट फैमिली के लोगों को बिठाने की करनी है, दूसरी सिर्फ लड़का लड़की सामने हो। अब बाद वक्त लड़का लड़की खुलते नहीं एक दूसरे से, तो फिर काउंसलर की जिम्मेदारी ये है, या लड़का लड़की की भी जिम्मेदारी है कि अगर सामने दूसरों के सामने नहीं कह सकते तो काउंसलर से, 3 लोगों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, डॉक्टर से, वकील से और काउंसलर से, वरना आपको गलत डायरेक्शन मिलेगा। ख़ानदान वालों से जो पूछना है, मुख्तसर बयान करता हूँ मैं, ख़ानदान वालों के सामने जो गुफ्तगू होनी है, ये क्लैरिफिकेशन दोनों को एक दूसरे का होना है। सबसे पहले मज़हब और मसलक, 90% लोगों के पास बरेलवी देवबंदी वाला काउंट नहीं करता कुछ भी हो, ये बहुत अच्छी बात है, मैं किसी मसलक की तायद में नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन एज ए काउंसलर शादीशुदा ज़िंदगी में बाद में जो प्रॉब्लम आ सकती हैं शादी के बाद, ये चूँकि प्री मैरिज काउंसलिंग सेशन चल रहा है, तो इसमें दोनों अगर किसी एक मसलक की, शियायत के ऊपर, सुन्नियत के ऊपर, बरेलवियत वगैरह वगैरह किसी के ऊपर भी अगर मुतशद्दद हैं, तो फिर दूसरे ख़ानदान वालों को पता होना चाहिए कि भाई इन्हों फातिहा देने पसंद करते हैं, इन्हों फातिहा देना नहीं पसंद करते, इन्हों मातम करना पसंद करते हैं, इन्हों नहीं करते, जो भी है वेरी वेरी क्लियर बयान होने चाहिए। दूसरा, पर्दे के बारे में कई वक्त ऐसा होता है लड़कियां शादी के बाद पर्दा करना चाहती हैं, लड़के वाले लाइक नहीं करते, कहीं लड़की पर्दा लाइक नहीं करती, लड़के वाले लाइक करते हैं। इसका जो अजाला है पहले ही बात क्लियर होनी चाहिए। तीसरा, किसी भी किस्म की बीमारियां, सबसे ज़्यादा तलाक और शादियों के बाद जो झगड़े हुए हैं बीमारियां छुपाने की वजह से, लड़की में बीमारी होती है कोई ना कोई, लड़के में बीमारी होती है, ये मत करें। फिर एक और रीज़न है कि अगर लड़का या लड़की कोई डाइवोर्सी है, तो डाइवोर्स किन हालात में हुआ, वो हालात को सही एक दूसरे को बताएं, क्योंकि यही चीज़ें फिर बाद में जब डिस्क्लोज होती हैं तो फिर दोनों की ज़िंदगी में जहर घोल देती हैं। फिर एक और अहम चीज़ काउंसलर की जो जिम्मेदारी है, ख़ानदानों के सामने बिठा के बात करने की। लड़के वाले कहते हैं कि जी हमको कोई जहेज़ नहीं चाहिए, शादी के बाद भी ये शान से बोलते फिरते हैं कि जी हमको कोई जहेज़ नहीं चाहिए, बोल के हम तो मांगे नहीं थे लेकिन लड़की वाले ज़बरदस्ती करके दिए। ये कॉमन जुमला सुनेंगे जब दोनों ख़ानदान, काउंसलिंग का मकसद यही है, प्री मैरिज काउंसलिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि दोनों का सच सामने आ जाए। आप एज ए काउंसलर लड़के वालों से पूछें कि आप अगर जहेज़ लेना नहीं चाहते तो क्यों लेना नहीं चाहते। अगर उन्होंने कहा कि ये जायज़ नहीं है, अगर उन्होंने कहा कि खिलाफ सुन्नत है, तो फिर लड़की वालों से पूछे कि आप जानते हैं कि ये खिलाफ जायज़ सुन्नत कह रहे हैं, ये जायज़ नहीं कह रहे, फिर भी आप क्यों देना चाहते हैं इनको, क्यों गुनाहगार करना चाहते हैं इसको। वहाँ खुल के आ जाएंगे सामने, क्योंकि बाहर जो कहते हैं कि जहेज़ नहीं चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा ड्रामा, सबसे बड़ी चीटिंग और झूठ यहाँ पर यही होता है कि दिल में तो होता है कि जो आ रहा है फ्री में आने दो। आपने वो जो लोग मक्का में कभी इफ्तार करे होंगे, देखे होंगे कि वहाँ पर हर आदमी के सामने अपने अपने खजूर वगैरह
जूस के बॉटल्स वगैरह सब कुछ रखे हुए होते हैं, लेकिन फिर कोई फ्री में, वहाँ तो मुस्तकिल बांटने वाले आते रहते हैं, कोई खजूर या कोई जूस के बॉटल्स वगैरह बांटने आता है, तो इतना बहुत कुछ सामने होने के बावजूद भी उछल उछल के लेते हैं यूं करके जाके, वाई फ्री का माल है, आ रहा है आने दो। तो वैसे ही लड़के वाले ये फ्रॉड या झूठ कहते हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए। तो अब काउंसलर की जिम्मेदारी है सामने बिठा के पूछे कि वाकई इनको नहीं चाहिए, अगर आप फिर भी देना चाहते हैं, इनको गुनाहगार करना चाहते हैं, तो क्या आप ये रिश्ता कैंसिल करने के लिए तैयार हैं, ये पूछना चाहिए। और दोनों ख़ानदानों के दरमियान में एक अहम, चूंकि ये जो काउंसलिंग है, एक मैं इस्लामिक प्री मैरिज काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, वरना आपके हर सिटी में कई काउंसलर मिलेंगे जो ये चीज़ें नहीं बताएंगे कि इस्लाम के उसूल टूटते हैं या बाकी रहते हैं, उनको इससे कोई परवाह नहीं होती। वो तो अपनी कमाई, वो अपनी फ़ीस वसूल करने के लिए आपको चलता कर देते हैं समझा मना के। देखिए, जब शादी से पहले दोनों ख़ानदानों की काउंसलिंग हो तो पहले लड़की वालों से ये बात बहुत क्लैरिफाई कर ली जाए कि विरासत का मामला कैसा होगा, क्योंकि पिछले कमांडमेंट में आपने सुना है कि विरासत की वजह से कितने लोग जहन्नुम में जाने वाले हैं। यहाँ तक फरमा दिया, अल्लाह ताला ने फरमाया तिलका हुदूदुल्लाह, देखो ये अल्लाह के हुदूद हैं। और ये भी फरमा दिया कि जो विरासत के मामले में ऊंच नीच करेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उसके खिलाफ मुकदमा लड़ूंगा। हमारी सोसाइटी में लड़कियों की विरासत के मामले में हमेशा नाइंसाफ़ी हुई है, औरतों को कभी उनकी विरासत नहीं मिली, जिसकी वजह से औरतें फेमिनिज्म की तरफ जा रही हैं, औरतें बगावत कर रही हैं, और ये सबसे बड़ा जुल्म है। लड़की के वालिदैन अगर 500 आदमी का खाना खिलाना चाहते हैं, जो कि जायज़ नहीं है, लड़की के वालिदैन अगर 15 लाख का जहेज़ देना चाहते हैं, कि जो कि जायज़ नहीं है, उसके बाद पहले वो ये तय कीजिए कि विरासत में बच्ची का हिस्सा बाद में देंगे या ये जो कुछ दिया है इसी को विरासत काउंट करेंगे। क्या लड़की इसके लिए तैयार है? क्योंकि ये जो 500 आदमी 1000 आदमी का खाना खिला रहे हैं, लड़की के माँ बाप अपनी शान बाकी रखने खिला रहे हैं, लड़की की ख्वाहिश नहीं है। अब लड़की से पूछिए कि क्या बेटा तुमको विरासत में पूरा हिस्सा इस्लाम ने जो दिया है वो चाहिए, या ये शादी में जो कुछ तुम पे खर्च किया जाएगा यही ले लो, उसके बाद बाकी जो बचेगा पूरे भाइयाँ कब्जा करेंगे उसके ऊपर। ये विरासत का मामला क्लियर होना चाहिए। फिर सातवीं जो चीज़ तय होनी चाहिए ख़ानदानों के बीच में, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें लड़का NRI है या हिंदुस्तान के किसी और शहर में जॉब करता है, तो वो जब घर पे नहीं होगा तो लड़की कहाँ रहेगी, अपने वालिदैन के साथ या ससुराल में? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ। एक ऐसा अहम सवाल जिसकी वजह से बाद में कई झगड़े होते हैं, कई तलाक तक बातें होती हैं, ये बहुत क्लियरली तय हो जाना चाहिए। फिर जो बातें लड़का और लड़की से डायरेक्ट होनी चाहिए, मैं भी इशारों में बोलते जाऊंगा। सबसे पहले मर्जी से शादी हो रही या नहीं हो रही है, इसकी वजह से, क्योंकि इस्लाम ने औरत को जो सबसे पहला हक दिया कि औरत अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है। 10 साल के बाद भी अगर वो कह दे कि मुझ पे ज़बरदस्ती की गई थी, तो वो काजी को निकाह कैंसिल करने का हक है। हमारी सोसाइटी में औरतों को ज़बरदस्ती, लड़कियों को ज़बरदस्ती की जाती है, या लड़कों की भी ज़बरदस्ती की जाए, लड़कों पर भी ज़बरदस्ती है। इसलिए दोनों को जब फेस टू फेस बिठाया जाए, पहले उनसे ये ऑनेस्टली पूछा जाए, क्योंकि कई केसेस हम लोग डील कर रहे हैं आजकल कि लड़की की मर्जी नहीं थी, लड़की का कोई प्रीवियस अफेयर था, या लड़का किसी और लड़की को चाहता था। तो दोनों को एक दूसरे के सामने ईमानदारी से बोलिए कि किसी पे ज़बरदस्ती नहीं है। शादी के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा रिवर्स लेना। अभी बताओ। दूसरी बात फिर अगेन जहेज़ की, क्योंकि ये सबसे बड़ा हराम है दोस्तों। लोग नहीं समझ रहे इस बात को कि ये रिश्वत है, ये भीख है, ये फितना है, ये इसराफ, ये तब्ज़ीर है जो कि हराम है। इसके लिए वीडियोस हमारी मौजूद हैं। अब जब लड़का लड़की सामने बैठे हों तो लड़के से डायरेक्ट पूछिए कि क्या आप वाकई जहेज़ लेना चाहते हैं, क्योंकि लड़कों के वालिदैन अक्सर ये बहाना करते हैं कि जी बच्चे को ख्वाहिश, बच्चे को बाइक होना, बच्चे को कार होना बोल रहा बच्चा हमारा ये होना बोल रहा। बच्चे से पूछिए कि क्या तुम ये हराम लेने के लिए तैयार हो। फिर उसके बाद तीसरा सवाल लड़की से कीजिए कि क्या आपके वालिदैन खुशी से दे रहे हैं, क्योंकि हमारे उलमा और मुफ्तियों ने इतने बड़े नाजायज़ को जायज़ इस शर्त पे किया है कि अगर ये खुशी से दिया जाए तो पूछिए क्या ये वाकई तुम्हारे वालिदैन खुशी से कर रहे हैं। लड़का लड़की सामने बैठे हैं, लड़का कह रहा है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, अब्बा बोले होंगे बोल के, लड़की कह रही है कि खुशी से नहीं, अब्बा कर्ज लेकर आ रहे। अब ये दोनों के सामने सवाल किया जाए, क्या तुम नबी के तरीक़े के ख़िलाफ़ जाकर, शरीयत ने जिसे मना किया है उसके ऊपर चल के, क्या एक नाजायज़ तौर पर एक ऐसा रिश्ता कायम करना चाहते हो जो तुम्हारी कल औलाद नस्ल पैदा होगी और इसी रिश्ते की बुनियाद पर होगी? ये काउंसलिंग का सबसे अहम फ़ायदा यही होता है दोस्तों। फिर जो लड़का लड़की के दरमियान जो बातें होनी हैं, दोनों की हिडन ट्रामास, हिडन डिसीजेस क्या हैं एक दूसरे के सामने लाइए।
डूज एंड डोंट्स, इसका फॉर्मेट हम आपको देंगे। लड़की कहती है मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है, लड़का कहता है मैं सिगरेट नहीं छोड़ूंगा। लड़की कहती है मुझे दोस्तों में रात में लेट नाइट आना पसंद नहीं है, मैं चाहती हूँ मुझे वक्त दे, लड़का कहता है नहीं मैं दोस्तों को नहीं छोड़ सकता। लड़की कहती है मुझे फलां सीरियल देखना मुझे बहुत पसंद है, लड़का कहता है कि सीरियल नहीं चलेंगे हमारे खानदान के अंदर। शादी के बाद ये झगड़े करने से पहले बेहतर है काउंसलर के सामने पहले तय कीजिए। और एक बहुत अहम नुक्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्तों, अमेरिका, यूरोप वगैरह में शादी से पहले या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, डेटिंग होती है, उसमें एक चीज़ वो ख्याल रखते हैं कि एक दूसरे के माजी के बारे में कि इससे पहले कितने शादियां हुए थे, कितने लव अफेयर थे, किसके साथ कैसा रहे थे, ये पूछना उनके नज़दीक मायूब बात है। बल्कि अगर लड़की या लड़का हर्ट फील करे तो वो पुलिस में चला जाता है, स्यू कर लेता है वो। हिंदुस्तान में ये मोबाइल, ये एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटीज़ का माहौल, ये मॉल्स आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पार्क्स के अंदर क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं मॉल्स में क्या हो रहा है, आप मॉडर्न जनरेशन किधर जा रही है देख रहे हैं। किसी लड़के का फ़ोन खींचिए उसमें 4-5 लड़कियों के नंबर हैं, किसी लड़की का फ़ोन खींचिए उसके पास 5-6 लड़कों के नंबर हैं, चैटिंग होती है, बात होती है। इसलिए या तो कोई अफेयर है तो साफ साफ बता दें, या दोनों ये एग्रीमेंट कर लें कि हम अपने माजी पे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर लड़कों को मैं कहना चाहता हूं कि आप तो 4-4, 5-5, 10-10 लड़कियों से दोस्ती को बड़े फ़ख्र से अपने दोस्तों के सामने बोलते हैं, लेकिन आप जिस लड़कियों को फ्रॉड कर रहे हैं, जिस लड़कियों के साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, वो लड़कियां भी तो कल किसी की बीवी बनने वाली हैं, और वो जो आपकी बीवी बनने वाली है वो भी तो किसी स्मार्ट लड़के के साथ कोई ना कोई तो अलग से लेके हाय हेलो तक तो रखी होगी। इसलिए आप इतना बड़ा दिल रखिए अपना कि आपकी बीवी भी अगर कोई अफेयर रखने वाली हो तो उसको माइंड मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, वो कहता था कि मैं सब कुछ करूँगा, नमाज रोज़ा हर चीज़ की पाबंदी करूँगा, मैं जिना नहीं छोड़ सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बहुत प्यारा इलाज किया। देखिए सहकार, ये है मैरिज काउंसलिंग या ये है काउंसलिंग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा काउंसलर तो कोई था ही नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर यही कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन भी अगर करें, तुम्हें गवारा है, और तुम्हारी जो आने वाली बीवी है या बीवी है वो भी ये करे किसी और के साथ, तो फिर तुम ज़रूर करो। उस आदमी ने वहीं तौबा करी। तो ये पॉइंट बहुत अहम है दोस्तों। फिर औरत, लड़की जॉइंट फैमिली में रहना चाहती नहीं चाहती, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियर फैमिली की लड़की है वो, और आने के बाद पता चला कि 4 ननंदे हैं, 5 देवरा हैं, बेवा माँ, बेवा सास है, तो वो एडजस्ट करेगी नहीं करेगी। साफ साफ बताइए एक दूसरे को, ये बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम है। मेरा वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, वरना ये मैरिज काउंसलिंग बहुत अहम है। आप हमसे रब्ता कीजिए, ऑफिस पे तशरीफ़ लाइए, करेस्पॉन्डेंस कीजिए। मैं आपको अभी कम से कम आधा घंटा तो और इस पे बोल सकता हूँ कि कफू के क्या है काम है। ये जहेज़ कफू के ख़िलाफ़ है, और कफू का हुक्म है इस्लाम के अंदर। कफू में कलमा है, हसब नसब। लोग समझते हैं कि जी कलमा पढ़ लिए तो बस है सारे के सारे कफू, ऐसा नहीं है। इसके अहकामात बड़े सख्त हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं किसी शरीफ ख़ानदान की औरत को हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि वो गैर कफू में शादी करे। तो कफू के अहकामात बयान करने हैं। फिर हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के नाम पे औरतों के, लड़कियों के फ्यूचर को बर्बाद किया जा रहा है। इसकी ऐसी एजुकेशन जो ज़रूरी नहीं थी, लड़कियों की उम्र 28-29 तक की जा रही है। बहनों, खुदा के लिए मानो बात, ये एजुकेशन तुम्हारी दुश्मन है। फिर एज के ताल्लुक़ से, लड़की जब एक मरतबा बालिग़ होने के बाद अगर उसका निकाह नहीं किया गया, लड़के का निकाह नहीं किया गया, और कैरियर को अगर प्रेफरेंस देंगे तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसका मुकम्मल सेशन के लिए आपको आना पड़ेगा, या हमको फ़ोन कीजिए, हम अरेंज करेंगे। फिर एज के साथ एज डिफरेंस, कई लोग कहते हैं कि जी एज डिफरेंस तो कम से कम 2-3 साल से ज़्यादा नहीं होना। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों आप लोग। एज ए मैरिज काउंसलर पूरी जिम्मेदारी से मैं बात कह रहा हूँ कि अगर लड़का लड़की में 10 साल का डिफरेंस रहा तो एक 100% खुशहाल ज़िंदगी की ज़मानत हम दे सकते हैं। मर्द बूढ़ा भी हो जाए तो लड़की उसके साथ जवान रहती है, पूरी रोमांटिक लाइफ गुजरती है। वरना अगर डिफरेंस 2-3 साल 4 साल का रहा तो 2-3 बच्चे होने के बाद लड़की बड़ी आपा लगने लगती हैं, फिर लड़के की नीयत कहीं और ख़राब होती है, फिर वो दूसरी शादी की बात करने लगता है। उस वक्त फिर आप सोसाइटी पे ब्लेम नहीं करेंगे। कई लोगों को ये कॉम्प्लेक्स है कि ओल्ड सिटी की लड़की नहीं होना, वेरी वेरी फेयर होना। ये सारे के सारे जो मिथ्स हैं ना, इसकी वजह से आप लोग हमेशा गलत इंतखाब करते हैं। ये तो बहुत सारी बातें थी, लेकिन इतना वक्त इजाज़त नहीं देता। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है, मैं वो ज़रूर करना चाहूँगा नौजवान लड़कों और लड़कियों से। आपको अच्छी तरह मालूम है कि शादियां इस दौर का सबसे बड़ा मसला बन चुकी हैं, और बिलखुसूस मेरे वो भाई जो काउंसलिंग करने का इरादा कर रहे हैं, आप लोग भी ये अच्छी तरह जहन में रखिए कि
प्री मैरिज काउंसलिंग में ये काउंसलिंग करना सबसे अहम है कि क्या जहेज़ के मामले में जो भी बड़े फैसला कर लें वो एक्सेप्ट कर लेना ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह वालिदैन के ताल्लुक़ से बहुत सख्ती से अहकामात दिए हैं कि वो वस्सैनल इंसाना बेवालिदैही, कि इंसानों को हमने सूरह लुक़मान पढ़ते जाइए, हमने वालिदैन के लिए नेक सलूक करने का, माँ ने पेट में जो पाला है 9 महीने, उसका एक एक सेकंड का एहसान नहीं चुकाया जा सकता, उसका पास रखने का कई तरीक़े से। वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि एहसाना, बनी इसराइल से भी जो अहद लिया गया था कि वो अल्लाह से शिरक नहीं करेंगे और अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करेंगे। वालिदैन के उफ़ भी ना का, वला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये उनका दर्जा है। चाहे गैर मुस्लिम माँ बाप भी हो, उनकी फर्मा बरदारी में 1 इंच की कमी अल्लाह ताला बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन इसी सूरह लुक़मान की अगली आयत है कि वो इन जाहदका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, कि अगर आपके माँ बाप आपको उस शिर्क की तरफ दावत दें, उस शिर्क के लिए मजबूर करें जिसके बारे में आपको इल्म नहीं है, तो फिर फला तुतिहिमा, अब उनकी नाफरमानी करो। पहली आयत में कहा गया कि उनकी फर्मा बरदारी तुम पे फ़र्ज़ है, दूसरी आयत में यह आ रहा है कि उनकी नाफरमानी करना फ़र्ज़ है। अगर वो तुमको किसी शिर्क के अंदर इन्वॉल्व करेंगे, कोई मुनकर की तरफ, कोई बुराई की तरफ, आप कहेंगे कि भाई ये जहेज़ का मामला शिर्क, यही तो मसला है कि लोग ये नहीं समझना चाहते। भाई आप ये बताइए, किसको नहीं मालूम जहेज़ हराम है? किसको नहीं मालूम लड़की के वालिदैन को घर बेचने पे मजबूर कर देना, उसको सूद लाने पे मजबूर कर देना जायज़ नहीं है? किसको नहीं मालूम कि ये फजूल खर्ची है? सबको पता है, सबको पता है ये गलत हो रहा है। लेकिन जब बात आ जाती है अपने घर में, तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म बाद में हो जाता है, लोग क्या कहेंगे ये पहले हो जाता है। शिर्क और क्या है? अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरे तरीके से सुन्नत करो। अल्लाह के नबी कह रहे हैं सबसे बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्च हो। आप कह रहे हैं या रसूलल्लाह आपको नहीं मालूम ना, प्लीज़ आपको नहीं पता कुछ भी, हमारा ख़ानदान बड़ा है, जिसकी जो इस्तिताअत है करना चाहिए। आपकी जो इस्तिताअत थी आपने किया, हमारी इस्तिताअत अलग है, हमारे कल्चर बिल्कुल अलग है, इसलिए हम सादगी से नहीं कर सकते, हमको खर्च करना पड़ेगा। अगर 1 लाख 10 लाख की 20 लाख की शादी नहीं करे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। आपका क्या है? आपका कुछ नहीं है। तो मेरे दोस्तों, शिर्क और क्या है? अल्लाह क्या कह रहा है पता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा शिर्क। तो मुख्तसर ये है मेरे नौजवानों, लड़कों, तमाम लड़के और लड़कियां, अगर तुम लोग अपनी ज़िंदगी मुकम्मल पाक बुनियादों पर कायम करना चाहते हैं, तो शादी के लिए जब आपको आपके वालिदैन जहेज़ के लिए मजबूर करें, जहेज़ लेने के लिए मजबूर करें, देने के लिए, तुम फौरी फ़ोन करो लड़कों को, लड़कियां फ़ोन करें लड़के को कि आपके घर वाले ये कह रहे हैं, क्या आप जहेज़ लेना चाहते हैं? लड़के फ़ोन करें कि मैं नहीं चाहता, ये तुम क्या इसके लिए साथ देने के लिए तैयार हो? ये तरीक़ा है। ये माँ बाप से बगावत करने का वक्त है। यहाँ फर्मा बरदारी माँ बाप की नहीं चलेगी, बाकी हर मामले में फर्मा बरदारी करेगी। तो दोस्तों, ये चंद टिप्स थी आपकी प्री मैरिज काउंसलिंग के सिलसिले में, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह ताला आप हमसे रब्ता कीजिए, हमारे ऑफिस के ऊपर काउंसलिंग की जाती है। इंशाअल्लाह ताला हम आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।